डियर व्यूअर्स, आगामी 25 जून को 1975 में लगे राष्ट्रीय आपातकाल के 48 साल पूरे हो जाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आपातकाल के समय की राजनीतिक परिस्थितियों और उससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर हम एक खास सीरीज लेकर आए हैं। और इसी सीरीज के तहत टीम दृष्टि अपना पहला आर्टिकल प्रस्तुत कर रही है। ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। पच्चीस जून 1975 की तारीख को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। आने वाली 25 तारीख को राष्ट्रीय आपातकाल के 48 साल पूरे हो जाएंगे। आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा। 25-26 जून 1975 की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया। देश में सभी छोटे बड़े चुनाव स्थगित कर दिए गए और नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। नागरिक ही नहीं, सभी राज्य भी केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ गए। हालांकि 21 मार्च 1977 को आपातकाल के अंत की घोषणा कर दी गई, लेकिन करीब 2 सालों के दौरान देश कई घटनाओं का गवाह भी बना। संविधान में कई संशोधन भी हुए। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में ये सवाल उठाया जाता है कि किन प्रावधानों के तहत सरकार ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने के लिए राजी किया। तो आज के आर्टिकल में हम उन्हीं संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि मूल संविधान में इस संदर्भ में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार बताए गए हैं। असल में संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का जिक्र है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र किया गया है। पहला, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है। इसके तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जाता है। खतरे की घटना से पहले ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है अगर राष्ट्रपति को लगता है कि खतरा बहुत नजदीक है। राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है। वहीं अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगे आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। इसके 2 और नाम हैं, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। अगर किसी राज्य में संवैधानिक ढांचे की विफलता है तो केंद्र राज्य सरकार को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अपने नियंत्रण में ले सकती है। 1951 में पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। भारत के वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण ये आपातकाल लागू किया जाता है। अगर राष्ट्रपति इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारत की वित्तीय स्थिरता और भारत का ऋण या इसके किसी भी हिस्से में संकट है तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उद्घोषणा के बाद 1 महीने के भीतर वित्तीय आपातकाल को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। अब चूंकि हमारा यह आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में है, इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम 352 के तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रीय आपातकाल के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो जहां तक राष्ट्रीय आपातकाल का सवाल है, तो अगर भारत की या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आसन्न खतरे के आधार पर वो विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, चाहे उसने पहले से कोई उद्घोषणा की हो या न की हो या ऐसी उद्घोषणा लागू हो। 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये उपबंध जोड़ा गया है। गौरतलब है कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए गए हैं, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 में अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के चलते राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया गया था और ये जनवरी 1968 तक जारी रहा था।
जबकि दूसरा आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के चलते लागू किया गया था और ये दोनों ही आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए। वहीं तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया और इसका आधार आंतरिक उपद्रव था। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के 3 कारणों में तीसरा कारण आंतरिक उपद्रव या आंतरिक विघटन था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद इसे सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्योंकि आंतरिक उपद्रव को सटीकता के साथ परिभाषित करना मुश्किल होता है। गौरतलब है कि 1975 का आपातकाल सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा और उस समय अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ। अब सवाल है कि आपातकाल लागू करने के फैसले कौन और कैसे लेता है। दरअसल राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने का फैसला राष्ट्रपति लेता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया है, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। 1978 के इस संशोधन ने प्रधानमंत्री के इस मामले में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा का परिचय दिया है। असल में 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ तब केवल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति ने आपातकाल पर मोहर लगा दी थी, जबकि उन्होंने मंत्रिमंडल से कोई सलाह नहीं ली थी। असल में आपातकाल की घोषणा होने के बाद ये संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, लेकिन 1978 के 44वें संशोधन द्वारा इसे हटा लिया गया। लेकिन आपातकाल की घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 माह के भीतर बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इसी बीच राज्यसभा का अनुमोदन मिल गया हो। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा और 6 माह में संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। व्यवस्था है कि आपातकाल की उद्घोषणा या इसके जारी रहने का हर प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इस विशेष बहुमत की व्यवस्था 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। इससे पहले साधारण बहुमत से पारित होने का प्रावधान था। चलिए अब जानते हैं कि आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपातकाल के विवादित होने की वजह उसके प्रभाव ही थे। दरअसल 1975 के आपातकाल के विवाद में रहने की वजह है कि उस दौरान राजनीतिक तंत्र पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़े थे। इसमें मुख्य है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख है। अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं और इनके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती। हालांकि 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 तरह से पाबंदी लगा दी है। पहला, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, जबकि दूसरा, केवल आपातकाल से संबंधित विधियों को चुनौती नहीं दी जा सकती और ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ये कि आपातकाल से संबंधित विधियों से इतर किसी अन्य विधि से अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों के निलंबन का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 358 की तरह 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, बल्कि ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। 44वें संशोधन अधिनियम में व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता, जबकि इससे पहले राष्ट्रपति इस अधिकार को निलंबित कर सकता था। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल का लोकसभा और राज्य विधानसभा के दोनों सदनों पर भी प्रभाव पड़ता है।
लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी हर बार 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ा सकती है। ये दोनों विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक के लिए लागू रहते हैं। इसके अलावा आपातकाल केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हालांकि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता। ये कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है और ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। चलिए इन सब मुद्दों के बाद नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। हालांकि आपातकालीन उपबंधों की चर्चा संविधान में मौजूद है और इससे पता चलता है कि संविधान सरकार को आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें लोगों के मूल अधिकारों और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकार के निलंबन को आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया और ये अधिकार आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं। वहीं अनुच्छेद 20 भी इस दौरान बहाल रहता है। 1975 में आपातकाल लगाने वाली तत्कालीन सरकार ने 38वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा था, लेकिन 44वें संशोधन के तहत इसे पलट दिया गया। वहीं मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को चुनौती योग्य करार दिया है। तो चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय आपात उपबंधों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित करते हैं, परीक्षण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।